नमस्कार हमारे सारे दर्शकों को टू दी पॉइंट विद आनंद वर्धन मेरे ये साप्ताहिक कार्यक्रम है। इसमें हम बात करते हैं राजनीतिक मुद्दों पर, कुछ पॉलिटिकल पहलुओं पर। आनंद, आपका धन्यवाद और स्वागत है। मैं आज शुरू करूंगा। थोड़ा सा मोदी जी के बारे में आपसे पूछना था कि ये सडनली इनकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, और सीन से भी ये गायब हो गए हैं। मैं आपको 1-2 स्लाइड दिखा रहा हूँ जो मैंने बनाई है इनके बारे में, कि पिछले 100 दिन में जो मोदी जी की परफॉर्मेंस रही है, उसके बारे में लोगों की क्या टिप्पणी है। पहला जो यहाँ न्यूज़ आइटम है आनंद, ये फ्रांस का एक पेपर है, ली मॉन्डे। उन्होंने काफ़ी बड़ा आर्टिकल इस पर लिखा है, और उसमें वो कहते हैं कि इंडियाज़ मोदी एग्जिबिट्स पुअर रिकॉर्ड इन द फर्स्ट 100 डेज ऑफ हिज थर्ड मैंडेट। और दी वायर, खैर ये इंडियन अखबार है, चैनल है, उन्होंने भी यही कहा है कि फर्स्ट 100 डेज ऑफ एनडीए सेज द गवर्नमेंट लैक्स स्टमक फॉर एनी सीरियस पॉलिसी चेंज। यानी कि इनमें अभी दम नहीं रह गया है कि वो कोई भी पॉलिसी चेंज कर पाए। और हिंदू में ये खबर छपी है, खैर ये मैंने वीडियो भी देखा था, सुप्रिया श्रीनेत जी का एक आया था जिसमें उन्होंने यही बात की थी कि पहले 100 दिन में मोदी गवर्नमेंट के केवल यू टर्न ही हुए हैं। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि पहले 100 दिन में अगर कुछ नहीं हुआ है तो हमारा देश में हो क्या रहा है, या कौन इस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हु इज रनिंग द कंट्री। क्योंकि मोदी जी को अगर आप देखें तो वो कुछ वेरी अनलाइक मोदी ऐसे कुछ काम करने में लगे हैं जिन जो पहले उनके 10 साल में हमने ऐसा देखा नहीं है। मैंने 6-7 पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं जल्दी से पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक तो पहले उन्होंने पुरानी टीम को कंटिन्यू किया, कोई कुछ भी नया नहीं किया अपने थर्ड टर्म में। और उनकी संसद में पार्लियामेंट में हमने उनकी परफॉर्मेंस देख ली, वो राहुल गांधी से अब का सामना ही नहीं करते हैं। आरएसएस और मोदी जी की रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो गई है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी गाड़ी की बैक सीट पे जाना पड़ा था। अभी मेरे को पता नहीं है कि वो फ्रंट सीट पे आए हैं या नहीं। और जो काम वो सबसे अच्छा जानते हैं, इलेक्शन कैंपेन, वहां से वो बिल्कुल गायब है। हरियाणा जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं और वो यूएस में बैठे हुए हैं। यू टर्न्स की मैंने बात ही कर ली। और ये आजकल इररिलेवेंट फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं। एक अभी ब्रुनई गए थे, सिंगापुर गए थे, अब यूएस गए थे, उसकी मैं चर्चा अलग से करूंगा। और लास्ट में ये राहुल गांधी को नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ अजीब सी टिप्पणी राहुल गांधी पर करते रहते हैं जो एक प्रधानमंत्री से आते हुए शोभा नहीं देती है। तो आनंद, इसके ऊपर आपका विचार चाहूंगा। जी, मैं मोटे तौर पे जो आपने भी बात कही, मैं शुरुआत इससे करूं। जनरली ये शब्द यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन चूंकि ये कोलोकियल लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, कानपुर में एक शब्द यूज किया था, बतौले, बतौलेबाज, जो गप मारता हो, गप ठोकने वाला, जिसको अमित शाह साहब कहते हैं जुमला। तो वो मतलब जब एक बार आपको याद है ना, जब उनसे पूछा गया था कि भाई ये 15 लाख, अरे वो इलेक्शन का जुमला था, तो उनको ये लगता है कि जुमला है। अगर अब एक एक करके इस पे थोड़ा सा मैं जस्ट रिएक्ट कर लूं। मोदी जी 200, हुआ क्या था कि मोदी जी को लगा कि वो जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। वो शायद हार्ड रियलिटी उनको धीरे धीरे अब सिंक हो रही है कि ही डजंट एंजॉय मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। उनकी बीजेपी की पार्टी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी एंजॉय नहीं करती है। और नंबर 2, मोदी जी की अब वो वाली हैसियत, दमखम, वेट अपनी पार्टी में भी नहीं रह गया है। वहां पे भी बहुत लोग अब बोलने लगे हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि ये ओल्ड टीम, पुरानी टीम को इन्होंने क्यों बिल्कुल रिटेन रखा और वो किया। अगर आपको याद हो कि कुछ इन्होंने जैसे ही इलेक्शन आया था, ये सब समझते हैं, बहुत बहुत ही शार्प हैं, इनको समझ में आ गया था हमारा मैंडेट नहीं है, तो इन्होंने लोगों को, और हो सकता है कि पार्टी के भीतर कुछ आवाज ये उठे। भाई सबसे पहली आवाज तो यही उठती है कि किसकी वजह से हारे, क्यों हारे, व्हाट वाज द रीजन। तो मोदी जी उसको फेस नहीं किए। मोदी जी ने बिना बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाए
एनडीए के जो 2 बैसाखियां थी, उन बैसाखी जिनके भरोसे चल रही थी, चंद्रबाबू नायडू और मोदी और नीतीश जी को बुला के उनसे लेटर ऑफ सपोर्ट ले लिया और इस सबको लेके भागे भागे चले गए प्रेसिडेंट के यहाँ। और सिर्फ यही नहीं किए, प्रेसिडेंट से दही चीनी खा के उसके बाद उन्होंने एक लिखवा भी लिया लेटर, विच इज अनप्रेसिडेंट अगेन, कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट या इन वेटिंग, कुछ इस तरह से उन्होंने करके लिखाया और उस पर आके जल्दी से बोल भी दिया टीवी पे और एक्स पे कि भाई ये देखिए लेटर मिल गया, लेटर मिल गया, लेटर मिल गया। मतलब अब आप लोग कुछ इधर उधर मत करिएगा। इनको ये था कि सबको जैसे झांसा देते आए हैं वैसे ही झांसा दे देंगे, ओल्ड टीम में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। क्योंकि जो 100 दिन का मामला है, ये इन्होंने अपना जैसे ये सेल्फ गोल करने में मोदी जी माहिर हो गए हैं, ये इस समय सारे सेल्फ गोल कर रहे हैं। तो मोदी जी ने क्या किया कि इन्होंने, वो भी अलोकतांत्रिक था, लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि भाई इलेक्शन खत्म होने के बाद का 100 दिन का आप प्लान बना के रखिए, 100 days, विच शुड नॉट हैव बीन डन। भाई आप लोकतंत्र में आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि मैं ही जीतूंगा? आप क्लेम कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट हैव एक्शन रेडी फॉर वो जो अलोकतांत्रिक है। मतलब या तो आप कुछ घपला कर रहे थे या बेईमानी कर रहे थे, आप इतने श्योर क्यों हैं? आप पब्लिक के मन को, भाई इट इज एंड ऑफ द डे, ये तो इंडिविजुअल लोग इस पे वोट दे रहे थे, खैर उससे उनको क्या मतलब है। उन्होंने ये भी कर दिया 100 दिन का। ओल्ड टीम दिखा कि ये मैसेज देना चाहे कि कोई फर्क नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो उनकी पोल खुली पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में पोल ये खुली कि ना चाहते हुए भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक दहाई से ज्यादा, होता क्या था कि अभी तक कांग्रेस पार्टी को वो ऑपोजिशन पार्टी वो कहते थे द लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक जो उसकी क्राइटेरिया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए आपको कम से कम 10वीं, मतलब अगर 543 सीटें हैं तो आपके पास कम से कम 54 सीटें या 55 सीटें होनी चाहिए, देन यू क्वालिफाई टू बिकम अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो कहते थे लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, एलओपी वैसे यूज किया था, लेकिन ये अपने उसमें लीडर। अब 99 की सीट के साथ तो भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बन गए। बहुत उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी नहीं बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने उसको भी ले लिया। और फिर राहुल गांधी ने आके इनको लोकसभा में सामने सामने चुनौती देनी शुरू की। तो और यही चुनौती नहीं दी, ये भी कहा कि अब ये लोकसभा आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनको लगा कि राहुल गांधी ने कुछ बोला है। अगर आप याद करिए, ये ऐसा अनप्रेसिडेंट ये सारी चीजें मोदी जी कर रहे थे। 5-5, 6-6 केंद्रीय मंत्री जो इनके हेवी वेट्स हैं, वो खड़े होकर राहुल गांधी को उस दिन चुप कराने की और वो करने की कोशिश कर रहे थे, टोका टाकी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, शिवराज सिंह चौहान, मतलब ये सारे लोग खड़े होके, मतलब विच वॉज अनकॉल्ड। और नहीं, मोदी जी स्वयं, बाकी तो छोड़ दिए, मोदी जी स्वयं। और उसके ऊपर वो रेफरी साहब तो बैठे ही हुए हैं, जो रेफरी साहब उधर ही की सुनते हैं, इधर का तो वो देखते भी नहीं, उनको इधर क्या हो रहा है वो दो इधर ऐसे अपना कुछ लगा लेते हैं, या तो उधर देखते ही नहीं। तो रेफरी साहब अपना अलग काम कर रहे थे। इन सब के बीच उनको लगा कि अब मैं पार्लियामेंट का तो मैं बिल्कुल मास्टर हूं, मैं ऐसे कैसे चुटकी लेता हूं, ये देखो। उन्होंने आके वहां कहना शुरू किया बाल बुद्धि, ये जो बालक बुद्धि है, ये जो, बस दूसरे दिन चिपक गया बैल बुद्धि, बालक बुद्धि बना बैल बुद्धि। अब ये बैल बुद्धि इनको ऐसा चिपका कि अब आप अगर देखिए तो भूल के भी बीजेपी का कोई नेता बालक बुद्धि या बाल बुद्धि नहीं बोलता है, क्योंकि वो होते ही तुरंत आता है बैल बुद्धि। बैल बुद्धि कौन अच्छा इस देश में? पनौती, बैल बुद्धि, ये अगर आप कहिए तो 100 में, पहले मैं 99 बोलता था, अब 100 में 100 लोग सही जवाब देते हैं। बैल बुद्धि कौन? आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। पनौती कौन? आंसर तुरंत मिल जाएगा, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तो कम से कम इन्होंने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गोल किए। अब दूसरा ये है कि जो आरएसएस है, वो मैं भी थोड़ा हूं कि आरएसएस के भी पर निकल आए। मतलब बाकी बोले तो बोले, आरएसएस वाले जो बिल्कुल अभी तक मुंह पे ताला लगाए बैठे हुए थे, वो पुरानी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप ये गलत हैं, आप ये सब भागवत जी बोलने लगे, जो अभी तक बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। तो ये भी बहुत स्पष्ट हो गया कि अब आरएसएस भी कहना चाहती है, दे आल्सो वांट देयर शेयर इन द गवर्नेंस। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे इलेक्शन कैंपेन है,
ये बिल्कुल प्रूव हो गया है कि मोदी जी की शीन चली गई है। He has lost that Midas touch which he had, जो इलेक्शन जिताने क्या हुनर रखते थे, वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत बार कोशिश हुई, ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की हार का जिम्मेदार कौन, उत्तर प्रदेश की हार का जिम्मेदार कौन, घुमा फिरा के चाहते ये थे कि वो किसी तरह से योगी जी का नाम आ जाए। योगी का नाम नहीं आया, बार बार उत्तर प्रदेश की हार का जिम्मेदार कौन, मोदी जी, तो वो भी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कैंपेन वो इसलिए भी बहुत नहीं जा रहे हैं। मैं एक बात और कहूंगा, जो फॉरेन ट्रिप्स की आप बात कह रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स में आप में क्या कहना है, आपने उसमें शायद लिखा कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस फॉरेन ट्रिप्स। I will not call it a meaningless final. These are the foreign trips which are adversely affecting the diplomacy of the country. वो इस देश के जो हमारी विदेश नीति है उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रही है। आप भागे भागे क्यों रूस चले गए? क्योंकि उन्होंने आपको एक कहा था कि आपको एक कुछ ऑर्डर ऑफ कौन सा एक उनका कोई सर्वोच्च सिविलियन सम्मान होता है वो देंगे, आप उसको लेने जल्दी जल्दी चले गए। तो जब आप वहां गए तो यूरोप और अमेरिका ने अपनी नाक चढ़ाई की, हाउ डेयर, कैसे, नहीं 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 मैं उधर भी करता हूं, उधर भी करता हूं। भागे भागे 10 12 15 घंटे की ये रेल यात्रा करके यूक्रेन पहुंच गए। ज़ेलेंस्की ने जितना ठंडे ढंग से इनका स्वागत किया और सबने, पूरी दुनिया ने देखा। अब जब ज़ेलेंस्की के यहां से वापस आए तो इधर पुतिन जी ने आंखें दिखाई, हाउ डेयर, हाँ कैसे। तो फिर भेजा गया NSA डोवाल साहब को, और डोवाल साहब की पिक्चर सबके सामने सार्वजनिक है, जिसमें वो कुर्सी की एज पे 6 इंच भी कुर्सी पे नहीं बैठे, वो एक 1.5 फीट जो कुर्सी का वो होता है नीचे जिसपे बैठते हैं, उसपे वो 2 या 3 इंच पे ऐसे अटक के बैठे हुए हैं, और पुतिन ऐसे बैठे हुए हैं और अपनी बता रहे हैं। और उसमें तो आया, बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वांटेड टू, अब मैं आया अपनी सफाई देने का कि भाई कहीं पुतिन जी नाराज ना हो जाएं। अब ये जो करने की आपको क्या जरूरत थी? आप इजराइल के साथ हैं कि पैलेस्टीन के साथ हैं कि आप किस कॉज के साथ हैं? आपकी कुछ बिल्कुल टोटल इन डिसरे है ये मामला। तो एक चीज ये है, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ कह के खत्म करूंगा। एक ही चीज ये हुई है कि मोदी जी इस सारे उसमें माई फ्रेंड जब वो कहते हैं तो कई नाम आते हैं, माई फास्टेस्ट फ्रेंड, मेरा पक्का पुराना दोस्त अडानी जी को अभी तक वो कवर करने में बखूबी कामयाब रहे हैं। क्योंकि चाहे वो अडानी का गोड्डा प्लांट हो विच वाज ओनली फॉर बांग्लादेश, उसको इंडिया में अब उसको किसी तरह से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में उसकी पावर ली जाए, लीगली तो उसको करा ही दिया है। चाहे वो जो हिंडनबर्ग के नए हैं उसकी बात, नए आरोप है उस पर शांत हैं, उस पर डाइवर्ट कर दिया है। माधवी बुच किस तरह से उनके ऊपर जो आरोप हैं कि वो सेबी की चेयरपर्सन होते हुए उन्होंने कितने ऐसे काम किए हैं जिसपे उनको उससे जवाब चाहिए, उस पर शांत हैं। तो माई फ्रेंड अडानी को वो अभी तक बिल्कुल ठीक से बचाने में कामयाब रहे हैं। अजय जी आनंद, एक आपसे टिप्पणी और चाहूंगा कि जो अभी मोदी जी यूएस गए हुए हैं, तो जब ये गए थे तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको एक कोल्ड शोल्डर किया गया है। जब ये वहां लैंड किए तब वो खालिस्तानियों से मिल रहे थे, व्हाइट हाउस में मीटिंग चल रही थी, और उससे पहले रात को या अगली उससे एक दिन पहले हमारे एक ऑफिसर को भी वहां मार दिया गया था, इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर को मार दिया गया है, वो भी कहते हैं सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। फिर वहां पे समन जारी किए हुए हैं दोवल साहब के और एक दो और लोगों के। तो जब कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और वो भी हिंदुस्तान का, तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती सी लगती है कि हमें ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं अमेरिकन। तो इसके बारे में मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा आनंद। देखिए, आप भी समझते हैं कि डिप्लोमेसी में बहुत कुछ संकेत में चलता है, इट इज वेरी सांकेतिक। अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है और उसको वहां का प्रेसिडेंट सारे प्रोटोकॉल तोड़ के अगर एयरपोर्ट पे छोड़ने आता है, अगर हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है और उसका वहां का प्रेसिडेंट उनको छाता, ये दोनों चीजें हैं। ये संस्कार भी बताते हैं, लेकिन ये उनके यहाँ ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। मतलब अमेरिका में ये बहुत मैटर कर, तो अगर वो छाता लेके और उसको एस्कॉर्ट करता है तो वो भी मान्य कर रखते हैं।
आपको पिछली बार याद है कि ये बिल्कुल जिद पकड़ लिए थे कि मुझे स्टेट गेस्ट ही बनना है, स्टेट गेस्ट ही बनना है। ये स्टेट गेस्ट बने, उनको कुछ दस्खत कराने तो उस समय के कुछ कुछ ट्रीटीज थे, वो उन्होंने कर लिया। अब जब इस बार गए हैं तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाह रहे थे बाइडेन साहब कि हम क्या हैं। और अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने उससे पहले कहा था, ओ माय फ्रेंड फैंटास्टिक मोदी इज कमिंग। तो फैंटास्टिक मोदी साहब की तरफ से हुआ कि नहीं भैया इस समय करोगे तो मालूम नहीं बाइडेन और क्यों गुस्सा हो जाए। तो इन्होंने, जो मेरी जानकारी है, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं कि ये ट्रंप से मिले। तो अगर अगर भाई दबाव इतना ज्यादा था कि अपने दोस्त ट्रंप से भी नहीं मिले, जिसका प्रचार करने पिछली बार चले गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये भी एक है कि फेयर वेदर फ्रेंड थे क्या। अगर कोई एक दोस्त मुश्किल में है तो उसको वहीं छोड़ के चले आए। और अमेरिका जब अगर ये कर रहा है ना, इफ दे आर होल्डिंग अ मीटिंग विद सेपरेटिस्ट इन व्हाइट हाउस, इफ दे आर होल्डिंग मतलब बहुत चीज ये जानबूझ के कर रहा है। मतलब वो आपको मैसेज बिल्कुल क्लियर देना चाहता है कि तुम बहुत जो ये चाइना और रशिया के बीच में जा रहे हो, क्योंकि चाइना से हम धुआंधार ढंग से इंपोर्ट कर रहे हैं, धुआंधार, एंड वी आर जस्ट इग्नोरिंग कि जिस तरह से चाइना हमारे संप्रभुता पे उसकी नजर है, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और शायद इन सब को ही लेके अमेरिका भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है कि जो आप कभी चले जा रहे हैं रूस, तो कहीं चले जाना है। अमेरिका इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और उसके लिए वो मैसेजिंग बिल्कुल साफ दे रहा है। अजय ये आनंद, अब मोदी जी तो एक तरह से बैकग्राउंड में मेरे को जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने कई सारे विषयों का जिक्र किया, तो देश कौन चला रहा है और इसके बारे में बहुत सारी अटकलें लग रही हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि अब अमित शाह जो हैं वो हमारे देश के सबसे पावरफुल इस समय हो गए हैं, मोदी जी नहीं है अब। अमित शाह जी को अब लोग शैडो प्राइम मिनिस्टर बोलने लगे हैं, यानी कि एक परछाई प्राइम मिनिस्टर। और ये मैं कुछ कमेंट्स दे रहा हूँ जो प्रेस में पिछले एक आध हफ्ते में भी आ चुकी हैं। इनके एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनको कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फिर से गुजरात से ये शुरू हुआ है कि एक देवंग दानी जी हैं, वो कहते हैं कि अमित शाह तो 1984 से ये इलेक्शन हैंडल कर रहे हैं और तभी से ये मोदी जी को बना रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत ही काबिल आदमी है। और ये मैं आपको नहीं, हाँ ये वाली, और ये अगेन एक गार्डियन में आर्टिकल आया है मई 2024 का, ये बहुत लंबा आर्टिकल है, अतुल देव ने लिखा है। तो उन्होंने अमित शाह जी की काफी खूबियों का जिक्र किया है। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा है कि अमित शाह लोगों को डराते हैं, वो इस काम में बहुत माहिर हैं, मोदी जी के राइट हैंड रहे हैं। फिर वो एक ग्रफ आदमी है, बहुत स्टर्न, बहुत कड़क तरह के आदमी है, ये आकार पटेल ने कहा है उसी आर्टिकल में। और जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ये बहुत ही माइक्रो मैनेज करते हैं हर चीज को अमित शाह, और ऑब्सेसिव हैं कि जब तक उनकी नहीं मानेंगे आपके पीछे लगे रहेंगे। और फिर लास्ट में एक और कमेंट है कि अब मोदी जी 1 से 10 हैं और 11 से 30 तक अब अमित शाह हैं हमारे देश में। ये काफी अच्छा आर्टिकल है, मैंने नीचे लिंक भी दे रखा है इसका। तो आनंद, अब क्या, अब जैसे केजरीवाल ने भी यही कहा था कि अब ये जब 75 के होंगे तो ये चले जाएंगे अपना मार्गदर्शन मंडल में। तो क्या अमित शाह को ग्रूम किया जा रहा है और अभी से ही अमित शाह हमारे देश को कंट्रोल कर रहे हैं? आनंद अजय इसको थोड़ा और दूसरे ढंग से भी देखिए। जो आपने कहा बिल्कुल 100% सही है, उसमें कोई, लेकिन उसका देखने का एक थोड़ा नजरिया और भी है। ये जरूरी है कि जो मोदी जी और अमित शाह साहब ने जिस तरह से देश को चलाया है, जिस तरह से एजेंसीज को यूज किया है, वो अगर कोई और सरकार आएगी तो उसकी जांच अगर होती है तो चीजें मुश्किल होंगी। तो इसलिए ये आवश्यक है कि सत्ता में ये दोनों लोग बने रहें। इट इज इम्परेटिव। अब मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे इसलिए मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, ये नहीं है। मोदी जी या अमित शाह के बीच में ही सत्ता रहनी चाहिए, ये दोनों लोगों का कंपल्शन है। क्योंकि अगर वो सत्ता से हटे तो मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। वॉर ऑफ सक्सेशन है ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी के बाद कौन।
मोदी जी के लिए भी मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि अब मोदी जी के बाद अमित शाह को छोड़ के और कोई अगर होता है तो मोदी जी के लिए दिक्कतें होंगी। अमित शाह भाई वो तो अपने को मानते ही हैं कि मैं इनका वो हूं। मोदी जी कोई गवर्नेंस से देश नहीं चला रहे हैं। मोदी जी, अरे अमित शाह का एक भी मॉडल ऐसा नहीं आया है कि जहां से आपको लगे कि देखिए ये मॉडल है। भाई अरविंद केजरीवाल का मैं क्रिटिक हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कम से कम मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन पे कोई मॉडल दिया है। सीतारामैया ने कर्नाटक में जो सोशल जस्टिस का एक मॉडल दिया है। मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन सब लोगों ने अपना अपना कुछ कुछ मॉडल दिया है। अच्छा बुरा बीआरएस ने एक मॉडल दिया था, स्टालिन ने एक मॉडल दिए हैं। ये सारे लोग एक कोई कोई मॉडल दे के अपना चलाते हैं। ममता बनर्जी विथ ऑल हर विम्सकल एक्ट, उन्होंने आपके द्वारे करके जो लोगों के द्वार तक पहुंच के उनकी ग्रीवांस को करने की कोशिश की थी, वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। अमित शाह का मुझे एक मॉडल बता दीजिए जो किया। अमित शाह का मॉडल क्या? ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, उसको उठा देंगे, उसको गिरा देंगे, गायब करवा देंगे, पता नहीं लगेगा। ये सारे इनका मॉडल है। इनका कोई ऐसा कोई मॉडल नहीं है। दूसरा क्या है कि ये जो इनकी अपब्रिंगिंग अगर आप शुरू से देखिए तो उसमें जो लोग कहते हैं ना चाणक्य, ये वो, उसमें डिसीट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज नॉट अबव बोर्ड। हर चीज को कुछ ऐसे कर दो। अब भाई उसी का एक पार्ट था जो मोदी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर चले गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाकर देखिए, अगर आप भक्ति में हैं, गणपति का पूजा करना चाहते हैं तो वहां भी जाते, और किसी सार्वजनिक, कम से कम 250-300 से ज्यादा बड़ी सार्वजनिक गणपति की पूजा दिल्ली में होती है। किसी मंडप में जाते, बड़े मंडप में जाते, सिर नवाते उनके सामने। अपने किसी पार्टी के जो आपके मराठी साथी हैं, उनके किसी के घर में सब लोग गणपति रखते, किसी घर जाते। नॉन मराठी के सिर्फ सीजीआई के यहां इसलिए गए कि उस इंस्टीट्यूशन को भी आप कहीं ना कहीं लोगों की नजर में उसको दिखाना चाहते थे कि ये कुछ नहीं, मैं हूं, मैं तो जहां चाहूं जैसे चाहूं वो करा लूंगा। दैट इज द मैसेज, एंड दैट इज द मैसेज थ्रू आउट विच दे वांट टू गिव। ये अमित शाह की स्टाइल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अमित शाह का वो जो मॉडल है, वो पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में काफी कुछ गुस्सा और विद्रोह की स्थिति हो रही है, क्योंकि इन लोगों को नो सुनने की आदत नहीं है। ये लोगों को बुला के बात करने वाले लोग नहीं हैं, जो कह दिया वही ठीक हो गया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में ये जग जाहिर है, एवरीवन नोज कि अमित शाह का बस चले तो वो आज से 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ को हटा दिए होते। नहीं हटा पा रहे हैं, बेबस है। अपने मर्जी का पार्टी अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनको एक यस मैन चाहिए। नड्डा जी को जाना है लेकिन नहीं बना पा रहे हैं। आरएसएस इज पुटिंग देयर। तो अच्छा, इनका जो जैसे स्टाइल है ना, तो इनको लगता है मैं सक्सेसफुल भी हूं। भाई अ मैन जिसको 302 के मुलजिम थे, 302 हत्या, सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति और कौसर भी, ये सब जो पुराना केस था, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, तड़ी पार हुए थे, जेल गए थे, लेकिन ये ऐसा मैनेजर हैं कि बिना एक दिन भी कोर्ट गए, कोर्ट एक हत्या का आरोपी कोर्ट नहीं जाता है, अदालत नहीं जाता है, और उसको बिना उसका चेहरा देखे ही अदालत कहती नहीं, ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। नहीं हुआ है। आप कोई दूसरा प्रेसिडेंस नहीं होगा ऐसा। तो अब इनको ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, अब कोई बात नहीं करता है। जस्टिस लोया का केस, हमारे चंद्रचूड़ साहब ही आके उसको कारपेट के नीचे कर दिए थे। तो इनको लगता है कि सारी चीजें ही मैनेज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आप कितने लोगों को मैनेज करोगे? 1, 2, 3, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जो 140-45 को मैनेज नहीं कर सकते हो, कितने लोगों को डराओगे, कितने लोगों को धमकाओगे? तो वो शायद नहीं हो सकता है। और जो आपने बात कही, बिल्कुल अमित शाह को ये लगता है कि मेरे बाद और कोई नहीं। लेकिन ये भी देख लीजिए, जगह जगह पे जिस तरह से गडकरी जी अपनी एक, मैं विरोध का स्वर नहीं है वो, लेकिन ये स्वर जरूर है कि मैं भी हूं,
आई एम नॉट टोइंग दैट लाइन। वो उनके जो क्रियाकलाप है, जो उनके स्टेटमेंट हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस को जाहिर कर रहा है, मतलब प्रेजेंस को फेल्ट करा रहे हैं। तो ऐसे उसमें जो अमित शाह जी कुछ भी करने की कोशिश करें, डेमोक्रेसी या कुछ भी डर से तो नहीं चलती है, क्योंकि अगर डर से चलना होता तो अंग्रेज इस देश से कभी जाते नहीं। मुझे लगता है कि आज लोगों को ये समझ में आ गया है कि क्या है। एक थोड़ी सी बात हुई थी, लोगों को जरा सा अंदेशा हुआ, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग कहना शुरू किए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, अगर 400 आ गए हम कॉन्स्टिट्यूशन, हमें 400 इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। आपकी क्या हालत कर दी। और ये 240, अब लोग कहेंगे रोने की बात नहीं है, कि फेयर वो नहीं है। अगर फेयर इलेक्शन होता तो ये 240 से कम सीटें होती, लेकिन ठीक है, फिर भी मेजॉरिटी नहीं दिया। तो डेमोक्रेसी के लिए जो अमित शाह रास्ता चुना है वो नहीं होगा। और एक अंतिम बात कह दूं, ये भी जरूरी है कि अमित शाह हैज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री टिल 2029। मोदी जी कंट्रोल में रहें, अगले इलेक्शन की बात नहीं। अगर अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठना है तो 2029 से पहले ही हो सकता है, 2029 के बाद नहीं होगा। और वो तभी और वो भी मोदी जी की मौजूदगी में ही हो सकता है। मोदी जी एक बार हट गए, चले गए, ताकत हाथ से लगाम निकल गई, तो फिर ये सपना ही रहेगा। अजय जी, थैंक यू सो मच आनंद फॉर ऑल योर कमेंट्स एज यूजुअल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय।